जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैपिटल गेन का चैप्टर, जिसमें आपकी जो अदर एसेट्स हैं, मतलब लाइक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और आपके पर्सनल एसेट्स जो टैक्सेबल हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके अलावा जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो आप कैपिटल गेन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आपने कौन-सा टैक्स रेट का यूज़ करना है, हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। और आपकी जो न्यू एडिशन हुई है आपके सिलेबस में, इस चैप्टर में, जो इसी साल, इसी बुक में, इसी अटेम्प्ट में आपकी पहली दफ़ा अटेम्प्ट होगी, डीप इनकम वाला जो आपका टॉपिक है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सिक्योरिटीज़, जो हमारा कैपिटल की थर्ड जो कैटेगरी है, जो सॉरी आपकी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने जो इसको कैटेगराइज़ किया हुआ है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने सिक्योरिटीज़ पे के डिस्पोज़ल पर जो हमें कैपिटल गेन अराइज़ होगा या कैपिटल लॉस हमें जो हम बियर करेंगे, उसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है वो ये डिस्कस करने की ज़रूरत है कि सिक्योरिटी है क्या चीज़? सिक्योरिटी किसको लॉ डिफाइन करता है? जो-जो चीज़ें आपकी इस डेफिनिशन में इंक्लूडेड हैं, उनको अगर वो आपकी ओनरशिप में हैं, ठीक है? और अगर आप उनको फ्यूचर में सेल करते हैं, सेल करने पर आपको या तो गेन होगा या लॉस होगा। उसका जो ट्रीटमेंट करना है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ उन्होंने इसमें इंक्लूड की हुई हैं, जो कि कैफ लेवल पर आपके सिलेबस में सारी मतलब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको बस ये पता हो कि कौन-कौन सी टर्म्स यूज़ की गई हैं आपकी इस डेफिनिशन में। अगर वो क्वेश्चन पेपर में वो टर्म यूज़ करता है, आपने उसका गेन या लॉस कैलकुलेट करना है और जो ट्रीटमेंट हम जहाँ आज पढ़ेंगे, आपने उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। पहले कहते हैं सिक्योरिटी मीन्स शेयर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ये कौन-सी वाली है? ये आपकी कंपनी लॉ वाली नहीं है, ये आपकी टैक्स लॉ वाली है, जो हमने चैप्टर 4 जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने पब्लिक कंपनी को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपकी पब्लिक कंपनी के शेयर्स आपकी ओनरशिप में हैं, अगर आप उनको सेल करते हैं या आप उन सेल करने पर आपको जो लॉस या गेन आएगा, उसका ट्रीटमेंट आप आज हम पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। वाउचर ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है? अगर आपके पास वाउचर्स हैं पीटीसी के और आप उनको सेल करते हैं, आपको गेन या लॉस आता है, तो आपने गेन या लॉस यहाँ पर ट्रीट करवाना है। मुदारबा सर्टिफिकेट, मुदारबा एक इस्लामिक टाइप ऑफ आपकी बिज़नेस की टाइप है, ठीक है? इसको हम मुदारबा कहते हैं। जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं, सिमिलरली आपके मुदारबा के सर्टिफिकेट्स होते हैं। जिसके पास सर्टिफिकेट होता है मुदारबा का, वो उसका उतने परसेंटेज के हिसाब से उसका वो ऑनर होता है। अगर आपके पास मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं और आप उनको सेल करते हैं या लॉस आप उसको लॉस या गेन आएगा, तो आपने टैक्स यहाँ पर करवाना है। जी, रिडीमेबल कैपिटल आप अकाउंटिंग की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने अकाउंटिंग में FR 1 पढ़ रहे होंगे, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ी होगी, पीआरसी 4। तो उसमें आप पढ़ते हैं एक टर्म प्रेफ़रेंस शेयर्स। तो आप यही समझें कि जो प्रेफ़रेंस शेयर्स यहाँ पर रिडीमेबल कैपिटल की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेफ़रेंस शेयर्स की बात हो रही है। जो आपके रिडीमेबल प्रेफ़रेंस शेयर्स होते हैं, उन पर जो आपको गेन या लॉस आएगा, वो आपका यहाँ पर ट्रीट होगा। फिर आपके हैं यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड्स वगैरह आपके मतलब सिलेबस में भी आपने ना पढ़े होंगे, ना आपने कैफ 1 में पढ़े होंगे, ना आपने पहले पढ़े हैं। तो आपने जस्ट ये टर्म याद कर लेनी है कि या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन्ड हो, उसके गेन या लॉस पर आपने क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। डेट सिक्योरिटीज़, डेट सिक्योरिटीज़ आपके जो बॉन्ड्स होते हैं, आपके जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है? वो आपकी क्या होती है, डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं या डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट भी आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। ना आपने कैफ में, इवन के कैफ में आप इसको पढ़ेंगे मे बी आपका जो एमएफए है, उसके सिलेबस में ये चीज़ इंक्लूडेड हो, तो कैफ 2 आपके ग्रुप ए का है, ठीक है? जहाँ पर आप क्योंकि आपने पहले डेरिवेटिव्स नहीं पढ़े हुए, इसकी डिटेल में वो नहीं जा सकता। इसलिए आपने ये डेफिनिशन लिखी हुई है, आपने तब इसको ना क्रैम कर लेना है। अगर वो क्वेश्चन में टू द पॉइंट पूछता भी है डिफाइन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, आप इसको रिप्रोड्यूस कर लें। न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए वो कहेगा कि आप एक डेरिवेटिव आपने परचेज़ किया ₹100 का, आप उसको सेल किया कितने का? ₹150 का। आपको जो 50 का गेन आएगा, उस पर आपने किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करना है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेम डेट सिक्योरिटीज़ क्या हैं? डेट सिक्योरिटीज़ एक होती हैं आपकी जो ना कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, जो आपकी प्राइवेट सेक्टर की जो आपकी कंपनियां होती हैं, वो आपकी जो इशू कर रही होती हैं डेट सिक्योरिटीज को हम बॉन्ड्स कहते हैं। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट होते हैं, सुकूक्स होते हैं, ठीक है? आपके जो पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो भी आपकी कंपनियां, जो लिस्टेड कंपनी आपकी जो होती हैं, जो आपकी डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज कहते हैं। और जो आपकी गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? वो डेट सिक्योरिटीज जो आपकी गवर्नमेंट इशू करती है, उसको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, लाइक ट्रेजरी बिल्स एक टर्म है, एक सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इशू करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेट सिक्योरिटी है।
फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट पेपर्स हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं, ये मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। उनको हम जो गवर्नमेंट जो भी डेट सिक्योरिटी इश्यू करेगी, उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। और जो आपकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें आपकी लिस्टेड कंपनियाँ भी हैं, आपकी प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं, अगर वो कोई सिक्योरिटी इश्यू करती हैं, तो वो आपकी क्या होगी? प्राइवेट सेक्टर डेट सिक्योरिटीज़ होंगी। सॉरी, कॉर्पोरेट सेक्टर डेट सिक्योरिटीज़ होंगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने गेन किस तरह कैलकुलेट करना है। गेन सेम जो हम पहले कैलकुलेट करते आ रहे हैं, सेल माइनस कॉस्ट आपका क्या होता है? गेन के इक्विवेलेंट होता है। आपने गेन से उस तरह क्या करना है? कैलकुलेट करना है। गेन कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना होता है? टैक्स पेबल कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर हमारे पास है कि टैक्स ईयर 2023, क्योंकि हमारा सिलेबस किस हिसाब से है? टैक्स ईयर 2023 के हिसाब से है, तो हमारे जो रेट भी एप्लीकेबल होने हैं, जो नए अपडेटेड रेट्स हैं वो हमारे एप्लीकेबल है। वो कहता है कि अगर आपने सिक्योरिटी को अक्वायर किया है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022, तो तब आपके ये रेट अप्लाई होंगे। अगर होल्डिंग पीरियड वन लेस देन 1 ईयर है, तो 15% ऑफ गेन। अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है, 12.5% ऑफ गेन। अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 ईयर है बट नॉट लेस देन 3 ईयर्स, तो उस केस में आपका बट लेस देन 3 ईयर्स, उस केस में आपका 10%। मीन आप अगर 6 ईयर्स के बाद सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, तो आपका सारे का सारा गेन जो होगा एक तरह का एग्जाम्प्ट होगा, उस पर आपका जो टैक्स रेट है वो परसेंट है। फिर आपकी जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर रेलेवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी है वेयर सिक्योरिटीज अक्वायर्ड बिफोर। जहां पर उसने मेंशन किया था कि अगर आपने सिक्योरिटी परचेज की है 1 जुलाई 2022 से पहले, तब ये रेट, सॉरी 1 जुलाई 2022 या उसके बाद अगर आपने परचेज की है, तब आपको ये रेट अप्लाई होंगे। अगर आपने उससे पहले परचेज की है, तो आपने होल्डिंग पीरियड नहीं देखना, तो डायरेक्टली आपने क्या कर देना है? 12.5% क्या कर देना है? गेन का टैक्स पेबल कैलकुलेट कर लेना है। फिर आपका है कैपिटल गेन रेट फॉर फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये आपके होते हैं, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कहते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, तो ऊपर जो हमने पढ़ी थी यहाँ पर टर्म डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, यहाँ वाली, ये हमारे क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। तो ऊपर वाले रेट डेरिवेटिव पर अप्लाई नहीं होंगे। जो फ्यूचर कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, वो कहते हैं कि एंटर्ड इनटू बाय मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अब हमारे पास दो एक्सचेंज होती हैं, एक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम कहते हैं PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी हमारे पास है PMX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। जो इस पर हमारे कंपनियां लिस्टेड होती हैं, ठीक है, इस पे हमारे म्यूचुअल फंड लिस्टेड होते हैं, ठीक है। और इस पर आपकी और भी बहुत सारी क्या होती हैं? डिफरेंट जो आपकी डेट सिक्योरिटीज होती हैं, डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पे इसके आपके क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं, लिस्टेड होते हैं, आपके यहाँ पे जो ट्रेड हो रहे होते हैं डेली बेसिस पर। सिमिलरली आपकी एक है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहां पर आपकी कमोडिटीज, ठीक है, जैसे आपकी गोल्ड, व्हीट, आपका डायमंड, आपका ऑयल, जहां पर ट्रेड हो रहा होता है। इसके अलावा आपके यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, आपकी फॉरवर्ड्स, आपके ऑप्शंस, या आप आगे जाके पढ़ेंगे BFD में, ठीक है, फाइनल में जाके पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपके ट्रेड हो रहे होते हैं। अगर आपके कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर अगर आपके ट्रेड हो रहे हैं, उसको अगर आपने वो परचेज किए में, तो आपने जो आपका गेन आएगा, वो उसका 5% आपने क्या करना है? टैक्स पे करना है। और फ्यूचर कमोडिटी प्रोडक्ट्स के केस में आपने होल्डिंग पीरियड नहीं देखना। होल्डिंग पीरियड 1 साल है, 1 दिन है, या 10 साल है, टैक्स रेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो आपकी जो डिस्पोजल जो गेन है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारे जो कैपिटल एसेट्स होते हैं, कैपिटल एसेट हमारे जो होते हैं, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इमूवेबल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटीज, थर्ड हमारे पास क्या है आपका यहाँ पर? अदर एसेट्स, अदर कैपिटल एसेट्स। लॉ कहता है कि ये जो अदर एसेट्स हैं, जैसे कि आपकी ज्वेलरी वगैरह पे आपको जो गेन आएगा, आपका जो क्या पेंटिंग वगैरह आपको जो गेन आएगा, वो सारा आप ऐड करेंगे नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में। ये आपकी क्या है? नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है। इस पर आप सिंपली, अगर आपके पास कोई और हेड ऑफ इनकम, अगर आपके पास कोई इनकम है, जैसे कि सैलरी इनकम है, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, जैसे कि आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, आप उन सारी इनकम इसको भी ऐड करेंगे, आप अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसमें से आप डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करेंगे। वो लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। आप उस पर क्या करेंगे? अपना टैक्स रेट अप्लाई करेंगे और टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे।
लेकिन वो कहते हैं कि जो आपकी लिस्टेड सिक्योरिटी, जो आपकी सिक्योरिटीज हैं और जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये आपकी सेपरेट ब्लॉक इनकम है। ये भी आपकी क्या है? सेपरेट ब्लॉक इनकम है। अब सेपरेट ब्लॉक इनकम में चले जाने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, अब हम आगे वो डिस्कस करते हैं। पहली बात कि सेपरेट ब्लॉक इनकम को आपने इस वाली सारी इनकम्स में ऐड नहीं करना। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, सारी आप यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, यहाँ पे आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जहाँ पर आपको जब बारी आएगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, यहाँ पर सिर्फ आप लिखेंगे अदर एसेट्स वाला कैपिटल गेन। ये ऐड कर आपको जहाँ पर ये आ जाएगी, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। तो आप इसमें से लेस करेंगे आपके डिडक्टेबल अलाउंसेस। ये आपके पास मल्टीपल होते हैं, आप लेस करने के बाद जब आपके नेक्स्ट अमाउंट क्या आ जाएगी, आपके पास जो नेक्स्ट अमाउंट आएगी वो आपकी आएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। इस पर आप क्या करेंगे? रेट अप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? टैक्स पेएबल आ जाएगा। अब इसमें आपने यहां पर आपने क्या करना है? ऐड करना है टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये आपने बिल्कुल उस तरह कैलकुलेट करना है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप पहले सेल लेंगे, उसमें से कॉस्ट लेस करेंगे, वो लेस करने के बाद आप होल्डिंग पीरियड देखेंगे, होल्डिंग पीरियड कितना है, 2 साल बाद सेल किया है, 3 साल बाद सेल किया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है। सारी दे के आप रेट अप्लाई करेंगे और आपके पास जो टैक्स पेएबल आएगा आप इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? आप सेल में से कॉस्ट लेस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास गेन या लॉस आ जाएगा। अगर गेन आता है, आप गेन को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे क्या आपने ये सिक्योरिटी परचेज कब की थी? क्या ये आपने 1 जुलाई 2022 से पहले परचेज की थी या 1 जुलाई 2022 या उसके बाद परचेज की थी? तो आप उस हिसाब से आप क्या करेंगे? उस पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके आप टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेंगे, उन सिक्योरिटीज पर आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? टैक्स पेएबल आ जाएगा। आपको यहाँ पर कितना आ गया? टोटल टैक्स पेएबल आ गया। तो सेपरेट ब्लॉक का मतलब ये होता है कि सेपरेट ब्लॉक इनकम को आपने टोटल इनकम पर ऐड नहीं करना होता। उस पर आप सेपरेट क्या करते हैं? टैक्स पेएबल कैलकुलेट करते हैं उस इनकम पर, एंड बाद में आकर आप टैक्स पेएबल में एंड में उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। Clear? On the other hand, gain on disposal of capital assets, other capital assets will be added to the normal income, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। और वो किस तरह टैक्स होगी? आपकी जो नॉर्मल एप्लीकेबल टैक्स रेट्स हैं, अगर सैलरीड इंडिविजुअल होगा तो सैलरी वाले रेट लगेंगे, अगर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल होगा या एओपी होगी तो वो वाले रेट लगेंगे। क्लियर? फिर आगे वो बता रहा है कि आपने होल्डिंग पीरियड किस तरह कैलकुलेट करना है, फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजल तक। 1 साल बनता है, 12 महीने बनते हैं, 13 महीने बनते हैं, 15 महीने बनते हैं। आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है। फिर नेक्स्ट है कि आप जब, क्योंकि शेयर आप डिफरेंट डेट्स पर परचेज कर रहे होंगे, ठीक है, तो शेयर एक तरह से आपकी इन्वेंट्री होगी। आप जब डिफरेंट डेट्स पर शेयर्स को परचेज कर रहे होंगे तो लॉ कहता है कि आपने अब उनको जब सेल करना है तो आपने उनकी कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करनी है। मिसाल के तौर पर एक ही कंपनी ए है, उसकी मैं शेयर परचेज करता हूँ डिफरेंट डेट्स पर। लाइक एक में मैंने 1 जनवरी को मैंने शेयर परचेज किए 5,000, 15 जनवरी को मैंने शेयर परचेज किए उसके साथ 3,000, और 25 जनवरी को मैंने आके उसके सेल कर दिए, 6,000 शेयर सेल कर दिए। अब यहाँ पर लॉ कहता है कि आपने अगर डिफरेंट डेट्स पर शेयर परचेज किए हैं, एक कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, जब आप उनको सेल करेंगे तो आपने FIFO मेथड यूज करना है कॉस्ट कैलकुलेट कर। मतलब पहले इनकी हम कॉस्ट लेंगे, फिर 1,000 शेयर हम इनमें से लेंगे,
टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 6,000 हमारे शेयर लेस हो जाएंगे। और हमारे जो सेकंड परचेज है, इसमें से हमारे पास 2,000 शेयर बाद में मेरे ऑनरशिप में बच जाएंगे। ये था आपका फाइफो मेथड, अगर आपकी डिफरेंट डेट्स पर परचेजेस हैं। फिर लॉ कहता है कि अगर आपने एक ही डेट पर मल्टीपल परचेजेस किए हैं एक ही कंपनी के शेयर्स के, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आते हैं कि 1 जनवरी 2022 पे मैंने शेयर परचेज किए हैं, लाइक पहले शेयर परचेज किए हैं 5,000 एक ही कंपनी के 15 रुपए पे। फिर 4,000 परचेज किए हैं, 13 पे आया है, 13 पे परचेज कर लिए। अब सेल हुए, लाइक मैंने एक ही दिन में, फिर मैंने सेल किए हैं 7,000 शेयर। मैं कहता हूँ मैंने 5,000 6,000 शेयर सेल कर दिए हैं, कितने पर, 17 पे। अब मेरे पास सेल प्राइस कितनी आ जाएगी, 1,02,000 रुपए, ठीक है, ये 6,000, 1,02,000 रुपए। और अब यहाँ पर मैंने कॉस्ट लेस करनी है इसमें से। लॉ कहता है आपने क्या करना है, वेटेड एवरी रेट कैलकुलेट करना है। आप क्या करेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 4,000 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइडेड बाई आपके 9,000 हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, पर शेयर आपके पास रेट आ जाएगा। उसको आप नंबर ऑफ शेयर्स जो सोल्ड हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास जो कॉस्ट आएगी आप यहाँ पर वो लेस करेंगे। आप इस तरह आपने क्या करना है, गेन कैलकुलेट करना है। ये सेम जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका IS2 इन्वेंट्री वाली, ठीक है। अब फिर वो आगे कहता है कि जो अगर आपको सिक्योरिटीज पर लॉस आ जाता है, तो लॉस का आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। पहले वो कहता है कि अगर आपको एक सिक्योरिटी पर लॉस आया है, सिक्योरिटी ए पर आपको आया लॉस, कितना, 50 रुपए का, तो आपने देखना है कि क्या आपने उस साल में कोई और सिक्योरिटी सेल की है। नहीं जनाब, मेरे पास एक ही सिक्योरिटी थी और मैंने वो सेल की, मुझे लॉस आ गया। तो लॉ कहता है कि आपने सिक्योरिटी के लॉस को किसी और कैपिटल एसेट या किसी और हेड के लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई और सिक्योरिटी साल आपने डिस्पोज ऑफ नहीं की, तो ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। कितने सालों के लिए, फॉर 3 years। अब दूसरा पॉइंट, और जब नेक्स्ट ईयर में जाकर, ये सिर्फ सिक्योरिटी के नेक्स्ट ईयर में कैन बी एडजस्टेड ओनली सिक्योरिटीज गेन। नेक्स्ट ईयर में जाकर सिर्फ अगर कोई मेरे पास सिक्योरिटीज थी, उनको मैंने डिस्पोज किया है, मुझे गेन आया है, तो सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट क्या हो सकती है, एडजस्ट हो सकती है। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ, मेरा जिस साल मैंने इस साल मेरे पास दो सिक्योरिटीज थी, सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी। इस पर मुझे आ गया 100 रुपए का लॉस, इस पर मुझे आ गया 80 रुपए का गेन। अब यहाँ मुझे जो ये आपस में नेट करने हैं मैंने, अगर सिक्योरिटीज दो, जितनी मैंने सिक्योरिटीज डिस्पोज ऑफ की हैं, उनका गेन आपस में मैंने गेन क्या करना है, नेट करना है। गेन लॉस आपस में मैंने नेट करना है। अब मुझे यहाँ पर नेट लॉस अगर आया है, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर मुझे नेट गेन आता, तो मैं क्या करता, उस पर टैक्स पे कर देता, जो मैंने रेट अप्लाई किए हैं उस हिसाब से। क्लियर, ये था आपकी पॉइंट नंबर ये आपने पढ़ लेना है, सेम बात लिखी हुई है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है, वो ये है कि कुछ लॉस, आपका कैपिटल लॉस तो होगा सिक्योरिटीज के ऊपर, लेकिन लॉ कहता है मैं आपको उसकी एडजस्टमेंट नहीं दूंगा, आपको मैं अलाउ नहीं करूंगा लॉस एडजस्ट करना। कौन से लॉस है, वाश सेल। वो कहते हैं कि अगर आपने एक ही कंपनी का शेयर आज सेल करके उस पर लॉस क्या किए, आपने उस पर लॉस क्या किया, रियलाइज कर लिया है। मिसाल के तो मैंने परचेज किया था 15 रुपए का, आज शेयर हो गया 10 रुपए का, ठीक है। तो अगर आपने 10 रुपए आज सेल कर दिया है, एंड डेट ऑफ सेल से आप विद इन 1 मंथ, आप खुद या आपकी कोई रिलेटेड पार्टी, आपकी डिपेंडेंट, आपकी फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर्स, अगर उस सेम ही कंपनी का शेयर विद इन 1 मंथ आप दोबारा परचेज कर लेते हैं, जो आपने यहाँ पर डिस्पोजल पे जो आपने लॉस आपने जो रियलाइज किया था, आपको वो मैं डिसअलाउ कर दूंगा। क्रॉस ट्रेड, लॉ कहता है कि आपके दो अकाउंट्स थे, ठीक है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं। अब आपने अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को क्या कर दी, सेल कर दी। अब आपने अकाउंट जो आपका ए है, इसमें आपने जो कॉस्ट थी इसकी आपकी 15 रुपए थी, आपने सेल कर 10 रुपए की, ठीक है, आपको लॉस आ गया 5 रुपए का। और आपने खुद अपने अकाउंट में सेल किए, दूसरे अकाउंट में अपने आप खुद सेल की है, तो यहाँ पर आपको मतलब बाद में बेनिफिट होगा। तो लॉ कहता है जो आपने अपने आपस में जो आपने क्रॉस ट्रेड की है, लॉ कहता है इस पर जो आपको लॉस जहां पर आपने रियलाइज किया है, मैं आपको टैक्स में अलाउ नहीं करूंगा। टैक्स स्वैप सेल, जहां पर था वाश सेल कि आप एक ही कंपनी में दोबारा शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि आप सेम सेक्टर में दोबारा का शेयर परचेज कर लेते हैं,
तो फिर भी आपको वो लॉस जो आपने पहले रियलाइज़ किया होगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा। सेम सेक्टर किस तरह से है? लाइक पेप्सिको एक कंपनी है, एक ठीक है एंड कोका कोला एक दूसरी कंपनी है। दोनों की सेम सेक्टर है। दोनों क्या कर रही हैं? कोल्ड ड्रिंक्स क्या कर रही है? मार्केट में सेल कर रही हैं। अगर मैं पेप्सिको के आज मैं शेयर सेल करता हूँ, मुझे लॉस आता है एंड मैं दोबारा क्या कर लेता हूँ? कोका कोला के मैं शेयर परचेज़ कर लेता हूँ, उनको सेल करने के बाद, तो लॉस कहते हैं क्योंकि आपने सेम सेक्टर में दोबारा इन्वेस्टमेंट की है और आपने दोबारा सेम रिस्क में आपने इन्वेस्टमेंट की है, सेम रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, ठीक है? तो उसमें जो आपको जो लॉस आया था पेप्सिको के शेयर सेल करते हुए, अगर दूसरी एग्ज़ाम्पल लें, आपने लकी सीमेंट के आपके पास शेयर्स थे, ठीक है? और आपने वो सेल किया, आपको लॉस आ गया और आपने डीजी खान सीमेंट के शेयर क्या कर लिए? परचेज़ कर लिए, सेम सेक्टर है। एक और एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है? आपने पेप जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, जो पाकिस्तान पेट्रोलियम जो कंपनी है, उसके आपने शेयर सेल किए, आपको लॉस आया और आपने अटक पेट्रोलियम की क्या कर ली? परचेज़ कर ली, दोनों का सेम सेक्टर है। मतलब डिफरेंट आपके पास एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं। सेम सेक्टर की अगर आपने कंपनी में सेल मतलब आपने अगर स्वैप सेल की है, आपको जो लॉस आया था, आपको लॉ डिसअलाउ कर देता है। बाकी जो नेक्स्ट बातें हैं, ये सिर्फ आपके पढ़ने वाली हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात है। हमारा जो चैप्टर है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जहाँ पर कंप्लीट होता है, इसके बाद हमारे पास जो नीचे पीछे बच जाता है, वो टैक्स लॉसेस बच जाते हैं, आपके टैक्स क्रेडिट्स बच जाते हैं, जो हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट बच जाएगा, वो होगा हमारे पास रिटर्न्स, असेसमेंट एंड अपील्स, फिर हमारा जो इनकम टैक्स है, वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।